नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आप लोग को पता है कि आज वाला सेट जो है हमारा 14वां सेट है। बहुत ज़्यादा इसमें से भी क्वेश्चंस आएंगे, इम्पोर्टेंट्स आएंगे। अगर आप उम्मीद करते हैं कि सभी वीडियो को मतलब 1 बाय 1 करके पूरे सेट को देख लीजिएगा, इसमें 30 सेट है, 30 सेट को आप लोग देख लीजिएगा तो आपके एग्ज़ाम से कोई भी क्वेश्चंस बचने वाले नहीं हैं। इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक और हर एक सेट को देख करके उसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे 150 क्वेश्चंस होंगे उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। और जिसका भी आंसर नहीं आएगा उसका कमेंट मेरे पास कीजिएगा, क्योंकि जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे उसका केवल हम आपको क्वेश्चंस शो करेंगे और उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 1। इसमें कह रहा है, प्रश्न संख्या 1 कह रहा है हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, यानी हमारे संविधान के अनुसार जो राज्यसभा का कार्यकाल है क्या है। तो इसमें देखिए आपका दिया हुआ है। सबसे पहले तो आप लोग को कुछ बात पता होना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 83 में, अनुच्छेद 83A में हमारे राज्य की सभा का विघटन नहीं होगा, स्पष्ट लिखा हुआ है, ठीक ना। उसके बाद से किंतु उसके सदस्य की 1/3 सदस्य, यानी जो इसके 1/3 सदस्य हैं उनको संसद विधि द्वारा किए गए उपबंधों के अनुसार द्वितीय वर्ष की समाप्ति की सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। यानी 2 वर्षों में उनकी सेवाओं को मतलब निवृत्त कर दिया जाएगा, उनको रिटायर कर दिया जाएगा। और आप लोग उसी के अनुसार देखिए हम लोग इस प्रश्न को चर्चा करेंगे। इसमें प्रश्न संख्या 1 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई समाप्त होने का विषय ही नहीं। यानी राज्यसभा के जितने भी सदस्य होंगे उनका कार्यकाल है, लेकिन उनको संविधान में क्या है कि समाप्त होने की विधि नहीं दी गई है, यानी उनको सेवानिवृत्त किया जाता है, न कि उन्हें राज्यसभा के कार्यकाल के तहत उनको हटाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता। उनका 1/3 सदस्य जो होता है प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त कर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। यानी अगर कोई भी विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किस अधिनियम मतलब किस प्रस्तुति के बाद, किस क्रिया के बाद, किस काम के बाद यह अधिनियम में परिवर्तित हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति, यानी राष्ट्रपति जब किसी भी मतलब विधेयक, कोई भी विधेयक आता है, जब राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह जो विधेयक होता है एक्ट हो जाता है, वह अधिनियम बन जाता है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग को पता है कि अनुच्छेद 111, अनुच्छेद आर्टिकल 111 में विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति के संबंध में जानकारी दिया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सीमा सुरक्षा बल का स्थापना कब की गई थी। यानी सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी। 3 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1965 ईस्वी में। आप लोग को पता है कि 9 अप्रैल 1965 में को भारत में पाकिस्तान सीमा के आक्रमण से सुरक्षा के लिए यह इसका स्थापना किया गया था 1 दिसंबर 1965 को। यानी 1 दिसंबर 1965 को यह पाकिस्तान से सुरक्षा के लिए यह बोर्ड इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों किसी कारणवश नहीं हो तो उसके लिए भारत के जो राष्ट्रपति का पद होता है उस स्थान को फिलअप करने के लिए कौन कार्यरत होता है, तो होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। यानी भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा राष्ट्रपति और ये उपराष्ट्रपति के पदों को खुद संभालेगा। यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वही इसका कार्य संभालेगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 5 है, किसी सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य
नहीं होता है। यानी किस सदन का अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का अध्यक्ष नहीं होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यसभा का। यानी राज्यसभा का जो अध्यक्षता करता है वह राज्यसभा का अध्यक्ष सदस्य नहीं होता। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भील जाति कहाँ पाई जाती है। यानी भील जाति कहाँ पाई जाती है, तो यह आदिवासियों का एक जनजाति है, जिसमें मतलब आप लोग को है कि इसमें महाराष्ट्र में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पाई जाती है। तो इस अकॉर्डिंग के तहत यानी एमपी में आपका हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा, उसके बाद से छत्तीसगढ़ में हो जाएगा और फिर राजस्थान में हो जाएगा। यहाँ भील जाति पाई जाती है। देख लीजिए आपका एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, देख लीजिए असम में नहीं होगा, पश्चिम बंगाल में नहीं होगा और झारखंड में नहीं होगा और महाराष्ट्र में होगा। अगर एमपी होता, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गुजरात, तो आप कहीं भी कर सकते थे, इसको टिक आउट कर सकते थे। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसमें महाराष्ट्र में पाई जाती हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संशोधित करता है। यानी जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है वह अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो ये देता है राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और यह किस अनुच्छेद के तहत देता है, तो अनुच्छेद 217(1) के तहत वह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित कर देता है। और कम से कम उनका आयु, और आपको पता होना चाहिए उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसका सेवानिवृत्ति काल होता है 62 वर्ष तक उम्र या उससे पहले उसका कार्यकाल समाप्त हो जाए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, भारतीय संविधान की कितनी भाषाओं के रूप को मान्यता प्राप्त है। यानी भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 भाषाओं को इसमें मान्यता प्राप्त की गई है। चलिए, और ये 22 भाषाओं का जिक्र किस में है, तो 8वीं अनुसूची में। यानी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1 अप्रैल 1935। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछ दे 1 अप्रैल भी, इसमें आप लोग याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय सूचनाओं और अन्वेषण ब्यूरो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची के अंतर्गत आता है। यानी जो केंद्रीय आसूचना और अन्वेषण ब्यूरो है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के किस सूची के अंतर्गत आता है, तो 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यह संघ सूची के अंतर्गत आता है। क्योंकि संघ सूची के अंतर्गत इसलिए आता है, इसमें जो भी कानून बनाए जाएंगे दोनों के तहत बनाए जा सकते हैं। यानी संघ सूची जो होता है केंद्रीय आसूचक और अन्वेषण ब्यूरो पर संघ सूची की कानून को बनाती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 है, कृषि क्षेत्र में इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। यानी कृषि क्षेत्र में इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा समग्र कृषि से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगर इसमें कहता है हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो इसका संबंध हो जाता है कृषि से। और श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित, नीली क्रांति जो है आपका मत्स्य पालन से संबंधित है और समग्र क्रांति जो है इंद्रधनुषीय क्रांति से संबंध है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 1 टन इस्पात बनाने में कितना किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 किलो। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है। 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सुशील कुमार मोदी जब उप मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग को पता है नीतीश कुमार जी अभी क्या है, नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और जो लालू प्रसाद यादव हैं यह पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं।
चलिए, जेडीयू के वह कार्यकर्ता है। उसके बाद लोकसभा का कोरम कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत होता है, यानी लोकसभा का कोरम जो होता है कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत होता है, तो 1/10वां भाग। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कम से कम इसमें होता है ये है कि कम से कम उतने सदस्य क्या हो उस सभा को पूरा कर सकते हैं, 1/10, यानी 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम का स्थापना कब की गई थी। भारतीय जीवन बीमा की स्थापना कब की गई थी, तो यह 1956 ईस्वी में की गई थी, इसीलिए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी 19 जनवरी 1956 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। इसमें कह रहे हैं मार्को पोलो किस देश का वासी था, यानी मार्को पोलो किस देश का वासी था, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह एक इटली का निवासी था और वह चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था, यानी चीन पहुंचने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति था और इटली का शासक था। चलिए निवासी था, सॉरी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न में से यानी निम्न को एक ऐतिहासिक कलानुक्रम में रखते हुए कूटों की सही उत्तर का चयन करें। चलिए अगला प्रश्न में है, इसमें देना है कि कौन कूट सही है, यानी इसका कालानुकार यानी आने वाले समय के अनुसार इनका क्या विधि है। तो 17 नंबर प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा, इनमें से सबसे पहले आने वाला व्यक्ति जो है, देखिए 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स का आने का समय कितना है, 1883 ईस्वी। 1883 ईस्वी में कार्ल मार्क्स आया था। उसके बाद से ये रूसी क्रांति से संबंधित, उसके बाद से इसके परिणामों के बारे में चर्चा चलता है। उसके बाद से नेक्स्ट हमारा हो जाता है 1917 ईस्वी में कौन आया था, आप लोग को पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी की मृत्यु अगर देखा जाए तो कब हुआ था, 1948 ईस्वी में, यानी 1948 ईस्वी में। इसके बाद से हो जाएगा कार्ल मार्क्स के बाद हमारा 2 नंबर लेनिन हो जाएगा। और लेनिन का समय काल कब से आता है, तो लेनिन बोल्शेविक क्रांति से संबंधित था ना जी, तो 1917 ईस्वी हो जाएगा इसका कार्यकाल। उसके बाद से हमारा हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का समय काल कब से होता है, 1939 से लेकर के 1948 तक, यानी देख लीजिए। और उसके बाद से लास्ट में हमारा हो जाता है ये माओ तैसे तंग, यानी तैसे तंग, ये जो आ जाता है इसका समय काल कब से आ जाता है, 1949 से, यानी 1949 तक आ जाता है। इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा काल अनुसार, इनके समय के अनुसार। सबसे पहले मार्क्स का था 1883 ईस्वी से इनका जिक्र आता है। लेनिन जो था 1917 और 1948 में महात्मा गांधी, और उसके बाद से जो आ जाते हैं माओ त्से तुंग का समय। ये चाइनीज लोग होते हैं और इनके जो नाम होते हैं कुछ अजीब होते हैं, कोई 1-2 बार आप पढ़िएगा उसका नाम याद आ जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथागोरस थे, यानी पाइथागोरस क्या थे, 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यह यूनानी व्यक्ति थे। और पाइथागोरस यूनान के एक दार्शनिक गणितज्ञ थे जो रेखागणित से संबंधित है, ने रेखागणित से संबंधित कुछ परिमेय दिए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है मुर्शिद कुली खां कहाँ के नवाब थे, यानी मुर्शिद कुली खां कहाँ के नवाब थे, तो ये बंगाल के नवाब थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और इनका शासन काल था 1717 से लेकर के 1727 तक, 1717 से लेकर के 1727 तक मुर्शिद कुली खां का शासन काल रहा था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लिया था, यह थे मैगलन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 20 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। और ये जो था लगभग 1480 से लेकर के 1521 तक के समुद्री मार्ग के तहत यह पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने में सफल हुए थे।
इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला सर एडमंड हिलेरी निवासी था, यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सर एडमंड हिलेरी कहाँ का निवासी था? तो यह न्यूजीलैंड का था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और यह माउंट एवरेस्ट पर 29 मई 1953 पर चढ़ने का प्रयास किया था, यानी चढ़ करके सफलता हासिल की थी। तेंजिंग, उन्होंने तेंजिंग के साथ चढ़ा था, यानी तेंजिंग और थे एडमंड हिलेरी, दोनों मिलकर के उस पर फतह किए थे। अगला प्रश्न है, रबड़ की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है? तो रबड़ की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है विषुवतरेखीय जलवायु, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए, विषुवतरेखीय जलवायु को हम लोग भूमध्य रेखीय जलवायु भी कहते हैं, क्योंकि इस समय 200 से अधिक वर्षा हो जाती है और टेम्परेचर जो होती है 25 डिग्री सेल्सियस तक होती है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 23 नंबर कह रहा है, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यह नदी जो है सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। और ये जो है कहाँ वह प्रवाहित होती है? तो कनाडा और अमेरिका की सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात नदी स्थित है, यानी कनाडा और अमेरिका के मध्य यह नियाग्रा जलप्रपात अवस्थित है। अगला है, नमामि गंगे कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष अनुमोदित किया गया? 24 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा 2014 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यह 2014 को केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था, ताकि प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन और राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कार्यकलाप को दोहरा उद्देश्य से पूरा किया जा सके। इसलिए मतलब गंगा नदी के प्रदूषण से लेकर के यह कार्यक्रम चलाया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 25 नंबर प्रश्न कर रहा है, जावर की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यानी जावर की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा जस्ता के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और जस्ता के लिए जावर की खान कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में, राजस्थान इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी जावर का खान कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अंतर्देशीय मछली उत्पादन में किस राज्य का योगदान सर्वाधिक है? यानी 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन किया जाता है, लगभग यह भारत का 7.56% मत्स्य का योगदान करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि राज्यमार्ग नंबर 8 निम्न में से किन नगरों को जोड़ती है? 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यह दिल्ली और मुंबई को जोड़ती है, क्योंकि यानी नेशनल हाईवे 8 जो है दिल्ली से आरंभ होकर के जयपुर, अजमेर, उदयपुर और अहमदाबाद, बड़ोदरा से होते हुए मुंबई को पहुंचती है। तो इसीलिए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा दिल्ली से मुंबई। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या हमारा 28 कह रहा है, मुंबई और थाने के मध्य सबसे पहली रेलगाड़ी किस सन में चलाई गई थी? ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए आप लोग इस सभी क्वेश्चंस को माइंड में रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1853 ईस्वी में, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। आप लोग को डेट भी कभी कभी पूछ देता है, तो आप लोग याद रखिएगा 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को सबसे पहले मुंबई से थाने के बीच में यह रेलगाड़ी चलाई गई थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ अवस्थित है? 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह पेराम्बूर में स्थित है। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो पेराम्बूर में स्थित है, यह पेराम्बूर कहाँ पे स्थित है? तो इसकी स्थापना सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, इसकी स्थापना हुई थी 1955 ईस्वी में। और यह कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बेंगलुरु में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी जो भेल है, BHEL, भेल कहाँ स्थित है? चलिए भेल कहाँ स्थित है?
30 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह भोपाल, हरिद्वार और हैदराबाद में स्थित है। यानी भारत में जो भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो भारत में हरिद्वार में, और भारत का एक्चुअली भोपाल आपका है मध्य प्रदेश में, हरिद्वार आपका हरिद्वार हो गया, उसके बाद से हैदराबाद हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झील कृत्रिम झील है? दिए गए झीलों में से कृत्रिम झील कौन सा है? तो जयसमंद झील जो है यह एक कृत्रिम झील है। और आप लोग को ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि डल झील कहाँ पाया जाता है, तो डल झील जम्मू कश्मीर में है, J&K जम्मू कश्मीर में है। और उसी प्रकार से चिल्का झील आपका कहाँ है, उड़ीसा में है, उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में पाया जाता है। उसके बाद से अगला हमारा है नौकुचिया ताल जो है, नौकुचिया ताल कहाँ पे पाया जाता है, तो यह उत्तराखंड में पाया जाता है। हिमानी द्वारा नील झील है उत्तराखंड में, यानी यूके में पाया जाता है। और उसके बाद से जयसमंद झील जो है यह एक कृत्रिम झील है, और यह कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है, राजस्थान में यह है अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है? यानी कौन सी नदी है जो सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह चिनाब नदी है जो सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत सबसे पुराना है? दिए गए पर्वतों में सबसे पुराना कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली जो है। इन सभी पर्वतों में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे नवनिर्मित पर्वत कौन है, तो ये हमारा हिमालय आ जाता है, लेकिन अरावली जो है सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में आता है। चलिए, हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? यानी हजरत जो ईसा मसीह थे उनको सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? 34 नंबर का सही आंसर हो जाएगा गुड फ्राइडे, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है? यानी कौन सी ऐसी नदी है जो नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है? तो ये नर्मदा है, नर्मदा ये निकलती है। नर्मदा आप लोग को पता है ये मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक के मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है, इसीलिए और बाकी सब जो है यह नेपाल से निकलने वाली नदियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आप लोग नर्मदा नदी का लंबाई आप लोग को पता होना चाहिए, कम से कम नर्मदा नदी का लंबाई होता है 1312 किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक मैकाल पर्वत से निकलती है। अगला है, नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों को भागीदारी में शेयर दिया जा सकता है? यानी भागीदारी वहीं शेयर्ड में दिया जा सकता है। कम से कम कितने लोगों को यह नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? 36वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यह 3 लोगों को शेयर में, मतलब 3 लोग एक बार में हिस्से लेकर के तीनों को दिया जा सकता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर बी, अधिक से अधिक 3 और सिंगल तो दिए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारे है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहली घटी थी? यानी इन चारों घटनाओं में से सबसे पहली घटने वाली घटना कौन सी है? 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उपनिषदों की रचना। यानी उपनिषद सबसे पहले आए थे, उसके बाद से ये अर्थशास्त्र वगैरह और धार्मिक जो बौद्ध के आए थे अशोक वगैरह का, सबसे पहले तो उपनिषद आएगा, सबसे पहले उपनिषद, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग मौर्य राज्य का संस्थापक कौन थे? तो आप लोग को पता होना चाहिए मौर्य राज्य का संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, क्योंकि इससे पहले नंदवंश का घनानंद शासन करता था मगध पर, और उसके बाद से जब ये विष्णुगुप्त का सबसे ज़्यादा क्या किया गया, उसको जलील किया गया, तो वो अपने आप ही खुद निर्णय कर लिए कि मैं जब तक तुम्हारे राज्य को नाबूद न करूँगा तब तक चैन से नहीं रहूँगा। तब जा कर के उन्होंने या अपने शिष्य चंद्रगुप्त से मिले और उससे युद्ध करने की प्रस्ताव रखी, और ये सभी करते हुए वह जो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, उसके स्थान पर चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश का स्थापना किया। इसीलिए 38 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न है, शुंग राज्य के संस्थापक कौन थे? यानी शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे, पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा सतवाहन वंश का। आप लोग बताइएगा सतवाहन वंश के संस्थापक जो थे आंध्र सतवाहन थे, ठीक ना। इस क्वेश्चन का सतवाहन वंश का आंध्र सतवाहन थे। और उसी प्रकार से नेक्स्ट जो वंश है आप लोग उसका भी कमेंट में कीजिएगा, पांडव वंश के कौन थे और कृत्रिम मालवा वंश के कौन थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है आप लोग का एज अ वर्क के लिए है, ठीक है। शक काल कब प्रारंभ हुआ था? 40 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 78वीं ईस्वी में शक संवत यानी शक काल का आरंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। दसई किस देश का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? यानी दसई नामक त्यौहार किस देश में मनाई जाती है और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार भी है? तो 41 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यह नेपाल का त्यौहार है, क्योंकि दसई जो होता है नेपाली हिंदुओं के लिए सबसे लंबा यानी 7 दिन तक सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस त्यौहार में माँ दुर्गा की पूजा और अर्चना की जाती है। तो इसीलिए आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा दसई त्यौहार किस देश का सबसे महत्वपूर्ण और लंबा त्यौहार है और कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा 7 दिनों तक। ये जो नेपाली हिंदू होते हैं इस त्यौहार को बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 42 नंबर कह रहा है गुप्त राज्य की स्थापना किस सन को हुई थी? यानी गुप्त वंश के जो संस्थापक थे श्रीगुप्त, उन्होंने अपने राजवंश का नींव कब डाली थी? तो 42 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 320 ईस्वी में उन्होंने इसमें प्रथम क्या किया था? नींव डाला था। इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा वास्तविक संसाधन में इसका मतलब स्थापना किया गया था 320 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। गुरु नानक देव का जन्म किस सन में हुआ था? यानी ये क्वेश्चन आप लोग का बहुत पूछता है, यानी गुरु नानक देव से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। 43 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1469 यानी 1469 में उनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था आप लोग को पता होना चाहिए, तलवंडी यानी पाकिस्तान के नानकाना साहब में इनका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं तलवंडी नामक स्थान में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी हुई थी? यानी इन चारों घटनाओं में से सबसे पहले घटने वाली घटना कौन है? तो ये हो जाएगा बीजापुर में आदिल शाह का जो राज्य था ये सबसे पहले घटी हुई थी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीजापुर का आदिल शाह की राज्य की घटना घटी थी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो आप लोग को पता होना चाहिए बाबर था और उसके साथ कौन था? पानीपत के प्रथम युद्ध में लड़ने वाला व्यक्ति का नाम आप लोग को इजीली पता होगा, बाबर और इब्राहिम लोदी था, ठीक ना। यह कब लड़ा गया था? तो 1526 ईस्वी 1526 ईस्वी में लड़ा गया था यह युद्ध। और इस युद्ध में बाबर बेहतरीन तरीका से जीता था। और डेट भी पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा 21 अप्रैल 1526। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। आप नेक्स्ट प्रश्न बताइए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हेमू को किसने हराया था? यानी हेमू को हराने वाला कौन था? तो वह था अकबर। और यह कब हराया था? तो आप लोग को पता है पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 9 नवंबर 9 नवंबर ये हो जाएगा आपका 9 नवंबर 1556, यानी 9 नवंबर 1556 में जो हेमू को अकबर ने हरा करके गद्दी पर बैठा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खालसा का स्थापना किसने किया था? यानी खालसा पंथ जो था इसका स्थापना किसने किया था? तो यह स्थापना करने वाले थे गुरु गोविंद सिंह, यानी गुरु गोविंद सिंह। इसका सही जवाब हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। और इन्होंने खालसा पंथ यानी खालसा शब्द से संबंधित इसका स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 48 नंबर, नादिर शाह किस देश का वासी था? यानी 48 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हुआ फारस का वासी था। नादिर शाह जो था वह फारस का वासी था। और नादिर शाह द्वारा 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया गया था। यानी 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण भी किया था। और उसमें दिल्ली के मुगल वंशीय मोहम्मद शाह का शासन था उस समय।
उन्हीं का शासन था, यानी मोहम्मद शाह रंगीला जो था उसी का शासन था। और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। आप लोग से क्वेश्चन ये भी पूछेगा किसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, तो यही था नादिर शाह, इसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। कुमायूं क्षेत्र में नंदा देवी मेले का आयोजन प्रतिवर्ष किस महीने में किया जाता है? यानी कुमायूं क्षेत्र में नंदा देवी जो मेला है उसका आयोजन प्रतिवर्ष किस महीना में किया जाता है? तो 49 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सितंबर के महीने में किया जाता है कुमायूं क्षेत्र में, ठीक ना। प्रतिवर्ष यह जो ये कुमायूं कहाँ है, तो कुमायूं आप लोग यूके यानी उत्तराखंड में है। इसका जवाब आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए यूके में है और सितंबर के महीने में इसको प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चलिए खरीफ की फसलों की कटाई कब की जाती है? यानी खरीफ फसलों की कटाई कब की जाती है? 50 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा सितंबर से अक्टूबर में इसकी कटाई कर दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और खरीफ फसल के अंतर्गत बोई जाने वाली फसलों का नाम आप लोग को पता होना चाहिए। तो ये होता है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, कपास, मूंगफली, सोयाबीन इत्यादि इसमें शामिल रहती हैं। और रबी फसलें आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है फेरस सल्फेट को ऊष्मा द्वारा विघटित करने पर क्या पैदा होता है? यानी फेरस सल्फेट को अगर ऊष्मा द्वारा विघटित करेंगे तो क्या पैदा होगा? तो इस 51 नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा, यह होता है हमारा Fe2 फेरस ऑक्साइड यानी Fe2O3 पैदा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 52। प्रश्न संख्या 52 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक संरचना कौन सी होती है? 52 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 2-8, क्योंकि सोडियम की परमाणु क्रमांक कितना होता है? 10 होता है, इसीलिए 2-8 इसका परमाणु संरचना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 11 होता है तो इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। एक्स तत्व कह रहा है क्वेश्चन, तत्व एक्स के परमाणु की बाहर की कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इस तत्व का हाइड्रोजन के साथ संयोजन बनाने पर क्या सूत्र बनेगा? यानी अगर 4 बाहरी इलेक्ट्रॉन है तो इसको हाइड्रोजन के साथ अगर क्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा? XH4 बनाएगा। एक्स कोई भी तत्व हो सकता है। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी अणु रचना में इलेक्ट्रॉन भागीदारी करते हैं? यानी किसमें अणु रचना में इलेक्ट्रॉन भागीदारी लेते हैं? तो 54 नंबर प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जल। ऑप्शन नंबर इसको कहते हैं हाइड्रो ऑक्साइड यानी जल इसको कहते हैं। चलिए कह रहे हैं अगला प्रश्न 0.16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं? तो आप लोग को पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन का जवाब सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6.02 × 10⁻21 मोल। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं पानी का अणुभार होता है, यानी पानी जो होता है उसका अणुभार कितना होता है? तो 8 mu होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। चलिए इसका फुल फॉर्म AMU का होता है, एटॉमिक मास यूनिट, यानी 18 AMU होता है। अगला है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो ये होता है 4। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हर्पेटोलॉजी किससे संबंधित है? यानी हर्पेटोलॉजी किससे संबंधित है? तो इसमें क्या किया जाता है? सरीसृप और उभयचरों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, इसीलिए सी नंबर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? यानी पेलाग्रा रोग विटामिन डैश डैश की कमी से होता है। 59 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा विटामिन B3, इसको नियासिन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन और B6 को पायरोडॉक्सिन और ये जो होता है साइनोकोबाल्मिन होता है B12। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि ये देखिए आप लोग को दिख रहा है, इसको कह रहा है मतलब 16 ऑक्सीजन 816 ऑक्सीजन 817 ऑक्सीजन 818 को क्या कहते हैं? यानी देखिए संभारिक है, समस्थानिक है या फिर सब न्यूट्रॉनिक है या समदाविक है।
समदावी है। तो 60 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह समस्थानिक है क्योंकि इनका स्थान क्या है, सेम है, 8 ही क्रमांक है, इसीलिए समस्थानिक कहलाएंगे। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है क्या है, यानी इसमें देख लीजिए ये समस्थानिक नहीं है और संभारिक भी नहीं है, तो इसमें क्या होंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या में भी सेम होगा। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, सेम होगी। 61 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सम न्यूट्रॉनिक, यानी ये दोनों को निकालेंगे, यानी 87 माइनस 37 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50-50 आएगा। 86 माइनस 36 इज इक्वल टू 0, 50, यानी सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसमें कह रहा है एक क्लिनिकल थर्मामीटर तापमान को डैश डैश बढ़ा तक पढ़ा जा सकता है, यानी जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसको कहाँ तक पढ़ा जा सकता है, इसका सही जवाब हो जाएगा 35 डिग्री से लेकर के 42 डिग्री तक। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है पदार्थ की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाओं को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जाना जाता है। तो 63 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचम अवस्था, प्लाज्मा के नाम से भी जाना, चतुर्थ जो होता है प्लाज्मा होता है और पंचवा जो होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। 64 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान कितनी होती है। 64 नंबर का ऑप्शन नंबर सी 9.1 × 10⁻28 ग्राम होता है। सजावटी पौधे होते हैं, यानी कौन सी पौधे होते हैं जो सजावटी होते हैं, तो ये हो जाएगा कैक्टस। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब। औषधीय पौधा कौन होता है, कौन ऐसा पौधा होता है जो औषधीय पौधा होता है, तो ये नीम जो होता है औषधि के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई कौन सी है, नहीं एंगस्ट्रम होता है क्योंकि डाइन तो होता है सीजीएस मात्रक बल का, कैंडेला ज्योति तीव्रता और फैराडे जो होता है चुंबकीय फ्लक्स, इसलिए एंगस्ट्रम, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है। 68 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, यह राइबोसोम होगा, ठीक ना, राइबोसोम भी लिख देता है, राइबोसोम भी लिखता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कोशिका में समसूत्र यानी कोशिका में सूत्र कणिका का क्या कार्य है, यानी कोशिका में जो सूत्र कणिका होते हैं उनका क्या कार्य है। तो ये क्वेश्चन ये क्या करते हैं, ऊर्जा पैदा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है एक विद्युत परिपथ में धातु के तार दो सिरों के बीच के विभवांतर भी और उसमें प्रवाहित धारा विद्युत धारा के समानुपाती हो, यदि तार का ताप समान रहे तो इसमें क्या नियत रहेगा, यानी 70 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा जो ओम का नियम होगा वह कहा जाएगा, इसे ओम का नियम ही कहते हैं। यानी जब विद्युत धारा विभवांतर भी के समानुपाती अगर धारा प्रवाहित होता है तो ओम का नियम कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा है मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र पाई जाती है। जो मनुष्य का मेरुदंड है उसमें 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र पाई जाती हैं, इसीलिए 71 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है अगला है 72 नंबर का है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। 72 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूरॉन कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन कहाँ होता है। 73 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरुदंड में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोशिका फील्ड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, यानी कोशिका फील्ड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। 74 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा 74 नंबर प्रश्न का सही बाय मिस्टेक 74 नंबर क्वेश्चन छूट चुका है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कोशिका में द्रव्य के आने जाने का नियंत्रण कौन करता है। 75 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ये कोशिका झिल्ली का काम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न आप लोग का मैथ्स का है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका आंसर कमेंट में लीजिए। अगला प्रश्न भी मैथ्स के जितने भी सवाल होंगे हम आप लोग पे ये इसका जिम्मेवारी छोड़ते हैं, आप लोग देखते हैं कितना पढ़ते हैं और कितना इसका आंसर कमेंट में सही करते हैं। चलिए आप लोग इसका आंसर आप लोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो आप देखिएगा नहीं और अपना टाइम पास भी कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम सोल्यूशन कराएंगे कोई दिक्कत नहीं, वीडियो लेंदी हो जाएगा सोल्यूशन करा सकते हैं, बट
आप भी मेहनत करिए, आपके लिए आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है। जो आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जा रहा है, आप सबका आंसर कमेंट में कीजिए। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये सभी जो भी मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे, जीके के क्वेश्चंस होंगे, उसको सॉल्व नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि यह आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप लोग इसको कीजिएगा। जो भी मैथ्स का प्रश्न है आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका आंसर कमेंट में कीजिए। देखिए मैं आपको सॉल्व करवा दे रहा हूँ। आप लोग सभी रीजनिंग्स और मैथ्स का जो भी क्वेश्चंस है, इसका आंसर कमेंट में ज़रूर कीजिए। देखिए इस जितने भी इसमें प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बना करके आप लोग क्वेश्चन नंबर के साथ इसका आंसर कमेंट में कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग का क्वेश्चन है 100+ क्वेश्चन हम लोग पार कर रहे हैं। इसमें 103, 4, उसके बाद 5, 6, ये विषम संख्या, ये रीजनिंग के त्रिभुज और पेपर कटिंग से संबंधित क्वेश्चन है। आप लोग देखिए इस रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग कमेंट में आंसर ज़रूर कीजिएगा, कंजूसी नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही कीमती है और आप भी अपना भी पढ़ने में ध्यान लगा दीजिए। और जितने भी प्रश्न हैं विथ ऑनेस्टी क्या करिए, उसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए जितने भी रीजनिंग का है आप इसको कमेंट में कीजिए। रीजनिंग का प्रश्न आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट में ज़रूर कीजिए। देखिए आप लोग का इसी के साथ यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था 48 नंबर। इसका आंसर भी आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। चलिए सॉरी, ये तो क्वेश्चन कट चुका है, तो आप लोग का आज का वर्क यानी इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं प्लस 60 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैथ्स और रीजनिंग के हैं। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ उसका आंसर अटैच करके भेजिएगा। मैं उसको करेक्ट करके आपको रिप्लाई करूँगा। अगर आप लोग को पीडीएफ में चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे इंस्टा चैनल पे जाइए और उसी पे मैसेज कीजिए, उसके बाद से आपको वहाँ भी पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।